मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में हमारी सेकंड यूनिट चल रही है जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको बायो-सावर्ट लॉ के जो एप्लीकेशंस थे वो कंप्लीट करा दिए थे। तो बायो-सावर्ट लॉ का लास्ट डेरिवेशन सोलेनोइड वाला हमने कर लिया था। आइए अब एक नया लॉ पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लिखें, ये लॉ आपने 12th में पढ़ा है। तो लॉ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है जी, कौन सा लॉ है? एम्पियर सर्किटल लॉ। इसे हिंदी में आप कह सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है जी। सर्किटल यानी परिपथ से रिलेटेड, तो परिपथीय कहेंगे और लॉ कहते हैं नियम को। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है जी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम इसे आप कहेंगे। तो देखो ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट। ठीक है जी, यानी कि कथन। स्टेटमेंट यानी कथन, इसका हम पढ़ेंगे। और इसका फॉर्मूला पहले आप याद रखें, मतलब इसका एक्सप्रेशन ये होता है क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है जी, इस तरीके से क्लोज्ड इंटीग्रल है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर ही आप इसका स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, देखो डी एल आ रहा है इंटीग्रल में, तो इसे आप कहते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है जी, क्या कहते हैं? लाइन इंटीग्रल। हिंदी में कहते हैं रेखीय समाकलन। तो आप कहेंगे, देखो स्टेटमेंट सुन लो, द लाइन इंटीग्रल ठीक है जी, द लाइन इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो किसके बराबर है? तो कहेंगे इज इक्वल टू। ठीक है जी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, और ये है म्यू नॉट, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स किसका है? तो ऑफ द करंट, तो ऑफ करंट। ठीक है जी, और करंट कौन सा? जो किसी कर्व के द्वारा घिरा हुआ है, वक्र के द्वारा। ठीक है, करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। ठीक है, क्लियर है? देखो ये जो है ना बिल्कुल उसके जैसा है जो था आपका गॉस थ्योरम। क्या थी वहाँ? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर होता था 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है जी, यहाँ ए की जगह सिर्फ क्या है? यहाँ ए की जगह तो बी है, ठीक है, और वेक्टर डी ए की जगह क्या है? वेक्टर डी एल। म्यू नोट वो 1/ε0 की जगह क्या है? म्यू नोट, और क्यू की जगह क्या है? आई। तो सिमिलर है, बस चीज़ें बदली हुई हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट मैंने बताया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। करंट कौन सा? जो किसी वक्र के द्वारा, किसी कर्व के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, एनक्लोज्ड बाय द कर्व। हिंदी में कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी वक्र के द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कर लेंगे स्टेटमेंट। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट के बाद इसके प्रूफ की ओर हम चलेंगे। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको ये लैंग्वेज लिख देनी है ना, ये वाला स्टेटमेंट, और फिर दैट इज करके ये लिख देना है, अर्थात करके। ठीक है जी, अब स्टेटमेंट के बाद प्रूफ, इसका प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ हेडिंग डालो, इसे कहेंगे सत्यापन। ठीक है जी, देखो इसका सत्यापन देख लो आप। सबसे पहले इसका डायग्राम समझो आप। देखो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है,
ये रहा, जिसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है जी। ये इसका सेंटर है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है जी। और इस पॉइंट पी से होते हुए, है ना, इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पी से होते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये सेंटर है वायर का और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है जी। ये पॉइंट पी था, पॉइंट पी के, ठीक है जी। जैसे ये वायर है तो पॉइंट पी इधर है, तो पॉइंट पी के चारों ओर एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ किया, ठीक है ना, काल्पनिक वक्र, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी मानी, त्रिज्या स्मॉल आर। और इस वक्र का, इस कर्व का जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, मान लो कितना है, डी एल। ये पॉइंट पी है और इसकी जो लेंथ है मान लो कितनी है, डी एल, ठीक है जी। पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितना दे रखा है, ये कितना है, वेक्टर बी, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितना है, वेक्टर बी, ठीक है। ये अंदर की तरफ है, जैसे कर्व तो ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है जी। तो आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है ना, डायग्राम आपको समझ में आया होगा। तो इस डायग्राम की लैंग्वेज देखो, सुनो क्या कहेंगे। लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन विच स्मॉल आई करंट इज फ्लोइंग, ठीक है जी। लेट देयर इज ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर एट विच वी विल एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर बी, ठीक है जी, ड्यू टू वायर। लेट, देखो ध्यान देना, वी ड्रॉ ए कर्व अलोंग पॉइंट पी के से होते हुए एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। द लेंथ एलिमेंट ऑफ द कर्व इज डी एल, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो हिंदी में सुन लीजिए। माना कोई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र जिस पर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी है, ठीक है। बिंदु पी के अनुदिश, है ना, बिंदु पी से होता हुआ या बिंदु पी से होता हुआ एक कर्व, वक्र कहते हैं हिंदी में, तो एक वक्र खींचा जाता है, ठीक है जी। वक्र की सूक्ष्म लंबाई dl है, ठीक है। बस मैंने लैंग्वेज बोल दी है दोनों तरीके से। देन बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो। देन मैग्नेटिक फील्ड, ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, इसका डेरिवेशन कराया मैंने। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है जी, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, ठीक है जी। यानी तब धारावाही चालक तार, वो लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो कितना हो जाएगा। आप फॉर्मूला जानते हैं, B बराबर होता है, करा रखा है मैंने, μ0/2π इंटू I/r, ठीक है जी। ये होता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें तो ये प्रूफ करना है, तो ये लेके चलो, ये ले आएंगे, तो देन, है ना, ये लेके चलो LHS क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, ठीक है जी। ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल B dl और cos थीटा। थीटा कितना है, थीटा देखो ध्यान देना, ये जो है ये ऐसे लग रहा है तुम्हें, ये dl ऐसे नहीं है, ऐसे है ये, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सर्किल है ना ऐसा नहीं है, ऐसे है, ठीक है। तो dl और वेक्टर b उधर, तो इसका मतलब dl भी ऐसे ही है और वेक्टर b भी ऐसे ही है, समझ गए, ऐसे हैं दोनों, तो कितना है, पैरेलल हैं दोनों। इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 0। तो cos 0 साइड में बता दियो, बिकॉज थीटा बराबर 0। cos 0 तो 1 होता है, तो b, है ना, और ये क्लोज इंटीग्रल dl, cos 0 तो 1 हो गया। देखो
डी एल है स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ यानी कि, और उसका इंटीग्रल कर दिया तो कंप्लीट लेंथ आ गई। तो कंप्लीट लेंथ जो है इस सर्किल की वो इसकी सरकमफेरेंस होगी या ना होगी? कंप्लीट लेंथ इसकी क्या है? इसकी सरकमफेरेंस, ये परिधि जिसे आप 2πr कहते हैं, है ना। और ये इधर ऐसे चल रहा है, तो b की वैल्यू रख दो ऊपर से, ये फर्स्ट से, तो μ0/4 ये 2π, μ0/2π I/r, और इसकी जगह जाएगा 2πr, और यहाँ पे वैल्यू भी आपने रखी है तो लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। 2πr से 2πr कैंसिल, तो देखो यही ना आ गया, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर μ0I। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, देखो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसे आप हिंदी में कहेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, नोट कीजिए यहाँ तक। ठीक है जी, चलो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते ही हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप लिंक पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने किया। अब हम हेडिंग डालो। ओ, ये डायग्राम की तो हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसे मैं रफ नहीं करता। ठीक है जी, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक काम करते हैं, इससे पहले जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसके इंटीग्रल फॉर्म पढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखें इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। वो बल्कि इंटीग्रल फॉर्म तो थी ये, तो इसके नीचे आप ये भी लिख देना, इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है जी, तो इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, इसी डेरिवेशन के नीचे, इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैं कह रहा था इंटीग्रल फॉर्म तो कर दी, अब हम करेंगे डिफरेंशियल फॉर्म। तो हेडिंग डालो डिफरेंशियल फॉर्म है ना ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, हिंदी में कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम का अवकलन रूप, है ना। अवकलन, अवकलन कहते हैं ना हिंदी में डिफरेंशियल को, और वो है समाकलन रूप जो पहला था। ठीक है जी, तो देखो क्या कहेंगे, इसमें आप लिखना इंटीग्रल फॉर्म, मैं कर ही देता हूँ पूरा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ किसकी, है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर के परिपथीय नियम का समाकलन रूप क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर है μ0 इंटू आई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। देखो नाउ आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने पढ़ाया आपको, करंट डेंसिटी और करंट में और एरिया में रिलेशन, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए होता है नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान देना भाई, यदि मैं वेक्टर जे को तो वेक्टर जे ही रहने दूँ और यहाँ ए को डी ए लिख लूँ, ठीक है, तो स्मॉल में आ गया ये एरिया, तो यहाँ क्या कर दूँ, क्या कर दिया, इंटीग्रल, और एरिया आ रहा है तो इंटीग्रल भी कौन सा करूँ, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है जी, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा करंट का। करंट की ये वैल्यू आप यहाँ रख दो, है ना, फर्स्ट एम्प्लाइज। देखो क्या हो जाएगा, ये बल्कि इसे फर्स्ट को रहने दो, बस 100 करके लिख दो। बताओ क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर μ0 आई की वैल्यू रख दो, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जे डॉट वेक्टर dA, इसे डालो आप फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। ठीक है जी, अब क्या करेंगे,
देखो ये लाइन इंटीग्रल है, डीएल आ रहा है, यहाँ डी ए आ रहा है, तो ये सरफेस इंटीग्रल है। तो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलने वाली एक थ्योरम है जिसे आप क्या कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम। तो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी ना आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स में, और मैथ्स में भी पढ़ी होगी, है ना। क्या होता है, इस तरीके से होती है, वेक्टर बी डॉट डी एल ही ले लूँ मैं उदाहरण के लिए। क्या हो जाएगा, ये लाइन इंटीग्रल है, ये सरफेस इंटीग्रल है। ये होता है कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ये है, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख दो, देख लो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर हुए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल वेक्टर जे डॉट वेक्टर डी ए बराबर ये क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है जी। यहाँ से देखो कंपैरिजन करो, डी ए के बराबर, इंटीग्रल इंटीग्रल, तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए बराबर किसके आएगा, इसके और इसके, है ना। इधर लिख देता हूँ, तो ये आएगा म्यू नॉट और वेक्टर जे, ठीक है जी, बराबर बचेगा कर्ल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इसे कर्ल ऑफ वेक्टर ए नहीं भाई, ये गलत हो गया, यहाँ आएगा बी, क्योंकि बी माना है इधर, ठीक है। जो यहाँ रहता है वही कर्ल में रहता है, ठीक है। यहाँ डी एल फिक्स है और यहाँ डी ए फिक्स है थ्योरम में, ठीक है। तो यहाँ समझ गए ना, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। तो ये दोनों भी कैसे हो गए, बराबर, ठीक है। तो मैंने कहा डी ए इंटीग्रल इंटीग्रल, तो सिर्फ बचेगा म्यू नॉट जे बराबर कर्ल ऑफ वेक्टर बी। इसे थोड़ा सही से लिख लो पलट के, मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू वेक्टर जे, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कर्ल को आप लिख सकते हो डेल क्रॉस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा म्यू नॉट वेक्टर जे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप इसमें लिख सकते हो इट इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये एम्पियर के सर्किटल लॉ की कौन सी फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। चलो तो इसे भी आप कर लेंगे। इसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशंस की तरफ, ठीक है। इस थ्योरम के क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस। तो हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, हिंदी में कहेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो पहला डेरिवेशन देखो, इसमें वही है जो बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में पहला डेरिवेशन था, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है जी, करंट कैरिंग ठीक है जी, कंडक्टर वायर, है ना, और कैसा, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाह रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो इनफाइनाइट लेंथ का है उसके कारण। ठीक है जी, तो हिंदी में कहेंगे अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के, है ना,
अनंत लंबाई के लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है जी। चलो देखो इसका डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, यही वाला है ना, तो इसलिए मैंने रफ नहीं किया था। तो डायग्राम सेम, और फिर इसकी लैंग्वेज जो है ना वहाँ चेंज होगी बस। जहाँ मैंने कहा था एट विच मैग्नेटिक फील्ड इज बी, तो अब वहाँ पे लिखना है आपको एट विच वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ पे कहना है। वहाँ कहा था जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो यहाँ ज्ञात करना है। ठीक है, बस वो चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज एम्पीयर सर्किटल लॉ की ही तरह रहेगी। ठीक है, जब इस डायग्राम की लैंग्वेज मैंने बोली। तो इसके बाद देखो देन, अब ये एम्पीयर सर्किटल लॉ का क्या है, बस बोलो क्या है, एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग है। तो इसमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एम्पीयर के सर्किटल लॉ की। तो देन फ्रॉम एम्पीयर सर्किटल लॉ, देन फ्रॉम एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है जी, क्या होता है आपको याद है, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, और बी डी एल के बीच का कोण कितना है, 0 है, मैं बता चुका हूँ। तो इसे आप लिख देंगे क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0, और ये म्यू नॉट और इंटू ये आई। कोस 0 तो 1 होता है, बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, डी एल और ये म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, और आप देखें भाई क्लोज इंटीग्रल डी एल, तो ये कंप्लीट डी एल तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट, अब इंटीग्रल कर दे तो कंप्लीट लेंथ। तो कंप्लीट लेंथ इस कर्व की क्या है, इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो बी इसकी जगह क्या रख दो 2 पाई आर, और देखो म्यू नॉट आई एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो कर्व के द्वारा घिरा हुआ करंट तो आई है, तो आई रहेगा आई की जगह, और बी बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। बताओ भाई कितना आसान डेरिवेशन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है यही डेरिवेशन आपने जब बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से किया था, तो आपने देखा था कितना जटिल था ये, है ना, कितना लेंथी था मतलब। लेकिन जो डेरिवेशन बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से बड़ी कठिनाई से होते हैं, वही डेरिवेशन एम्पीयर सर्किटल लॉ की हेल्प से, है ना, 3 और 2 5 लाइन में हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये लॉ कितने काम का है। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन हमने किया, इसे आप नोट करें। ठीक है जी, इसके बाद हम चलेंगे दूसरे एप्लीकेशन की ओर। हेडिंग लिखे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब करेंगे हम सोलेनोइड के कारण। ठीक है जी, किसके कारण करेंगे, सोलेनोइड के। तो सोलेनोइड क्या होता है मैंने वहीं बता रखा है आपको, है ना, जब बायो सावर्ट लॉ की हेल्प से कराया था सोलेनोइड कारण, यानी लास्ट क्लास में तो कराया था। तो सोलेनोइड क्या है बता रखा है मैंने। ठीक है जी, तो मैं हेडिंग डाल दूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, है ना, ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनोइड, यानी हिंदी में कहेंगे परिनलिका, लंबी परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो सोलेनोइड इस तरीके से, याद है ना आपको, मैंने बताया था एक नॉन कंडक्टिंग, है ना, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिस पर एक कंडक्टिंग वायर लपेट दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखो ये लिपटा, ठीक है, ये वायर लिपटा है इसमें। ठीक है, इसके ऊपर लिपटा है। ये सामने से जो दिख रहे हैं आपको, ये आगे वाले फेरे हैं और पीछे वाले फेरे पीछे की तरफ हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। और फिर ये ऐसे दिखेगा, है ना, तो इधर से करंट फ्लो हुआ आई, इधर से निकलेगा आई। ठीक है जी, ये सोलेनोइड मैंने आपके सामने बनाया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सोलेनोइड की एक्सिस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड की एक्सिस ये रही,
ठीक है, इस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो करंट फ्लो होगा, पीछे की तरफ तो ऊपर की ओर है और आगे की तरफ नीचे की ओर है। लगा के देख लो चाहे साहब। ठीक है, आगे की तरफ जो फेरे हैं उनमें नीचे की तरफ है, जो पीछे की तरफ फेरे हैं उनमें ऊपर की तरफ है। समझ गए? तो है ना, करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, देख लो, एक लो था राइट हैंड स्क्रू लो। देखो पेचकस की नोक रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो ये जो जिस डायरेक्शन में पेचकस घूमता है पेच को कसने के लिए, वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इसका मतलब है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो आप देखो एक्सिस पर लगाओ, करंट नीचे को है, बाहर की तरफ देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा या नहीं? समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा, है ना। तो इसका मतलब वेक्टर भी इस तरफ है। ठीक है, और एक कर्व ले लो, है ना, क्योंकि करंट जो लेते हैं ना वो कर्व के द्वारा घिरा हुआ लेते हैं, इसलिए कर्व ले लेंगे। ठीक है, ये कर्व है, मान लो इस कर्व की जो लेंथ है वो L है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेते हैं? कर्व के द्वारा घिरा हुआ। किसमें? एम्पियर के परिपथीय नियम में, एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है जी, तो हमने एक कर्व ले लिया, सीधा बनाओ इस तरीके से ना, कर्व की लेंथ L है। ठीक है, तो ये भी कितनी होगी? L होगी, है ना, और इसका एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट मान लो कितना? DL। इस लेंथ पूरा तो L है, मान लो ये A है और ये B है और ये C है और ये D है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या मान लिया? DL। अब ये डायग्राम आपके समझ में आ रहा है, बस अब इसकी लैंग्वेज लिख लो। आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनोइड, है ना। ठीक है जी, इन ईच टर्न ऑफ विच, जिसके प्रत्येक फेरे में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। इन ईच टर्न ऑफ विच स्मॉल I करंट इज फ्लोइंग, जिसके प्रत्येक फेरे में, प्रत्येक टर्न में कितना करंट है? स्मॉल I। ठीक है जी, और वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड के एक्सिस पर आपको क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, तो इसके एक्सिस पर आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो फिर आप लिखेंगे लेट ABCD, है ना, लेट ABCD बी ए लूप। ठीक है, ABCD क्या है? एक लूप है। और पता है लूप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो करंट लिया जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ में, वो लूप के द्वारा घिरा हुआ ही लिया जाता है, तो इसलिए हमें एक लूप बनाना पड़ेगा। वो लूप यहाँ तक भी आप रख सकते हो, यहाँ तक भी रख सकते हो, कहीं तक भी रख सकते हो। लूप के द्वारा घिरा हुआ करंट ले रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, और फिर आप क्या कहेंगे? लेट DL बी द लेंथ एलिमेंट, है ना, ऑफ दिस लूप। इस लूप का लेंथ एलिमेंट कितना है? DL है। फिर आपको पता है आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देना है। ठीक है, एक बार हिंदी में सुन लीजिए। माना कोई, है ना, धारावाही परिनलिका जिसके तार के प्रत्येक फेरे में स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है जी, ABCD एक धारा, वो एक लूप है ना, एक लूप है। ठीक है, और लूप का जो सूक्ष्म लंबाई अवयव है वो कितना है? DL है। लूप का सूक्ष्म लंबाई अवयव DL है। ठीक है जी, और ये सोलेनोइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। ये भी आप कह सकते हो द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड DL इज 0 डिग्री, पैरेलल है ना। चलो एंगल की बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पे कई केस बनेंगे। देखो, तो देन अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं ना, तब निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है जी, एम्पियर के परिपथीय नियम से, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL
ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, लेकिन देखो इससे पहले एक काम और करना पड़ेगा आपको। जो आई करंट है ना, आपको वो वाला लेना है जो घिरा हुआ है इस लूप के द्वारा। तो ये काम मैं यहाँ को कर देता हूँ, है ना। इससे पहले लैंग्वेज के बाद, है ना, मैंने हाँ लैंग्वेज में देखो थोड़े से एक बात और लिख लियो कि लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स। इससे पहले लिखनी है सब बातें। लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कितनी मान रहे हैं, एन मान रहे हैं। तो देन नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, इन एल लेंथ। ठीक है, ये एल लेंथ है, तो एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, एन एल होंगे। ठीक है जी, तो यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या n, तो एल लेंथ में कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एन एल, है ना। और ध्यान देना, एक फेरे में करंट है, एक टर्न में करंट है आई, और टोटल एल लेंथ में फेरे कितने हैं, एन एल, तो कितना करंट होगा, एन एल आई, है ना, जो आप आई डैश मान सकते हो। ठीक है जी, तो आप लिख लेंगे, लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो देन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ इज एन एल। ठीक है, और फिर आप क्या कहेंगे, आई तो मैंने बता दिया शुरुआत में ही कि प्रत्येक फेरे में करंट, है ना, कितना है, आई है। तो देन द करंट एन क्लोज्ड बाय द लूप, लिख देना आई डैश बराबर एन एल आई। ठीक है, उसे डाल देना, इक्वेशन डाल दियो चाहे कोई सी, समझ गए। तो ये बात आप समझ गए। तो यहाँ आई की जगह क्या लिया जाएगा, आई डैश। ठीक है, तो देखो इसे भी 4 भागों में तोड़ लो इस इंटीग्रल को। पहले लाइन इंटीग्रल है, तो पहले यदि आप ए से बी तक की बात कर रहे हैं, है ना, तो ए टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। फिर आप बी से कहाँ जा रहे हैं, सी पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। फिर आप सी से कहाँ जा रहे हैं, डी पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल। फिर आप डी से कहाँ जा रहे हैं, ए पर, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नोट, और आई डैश का मान रख दो एन एल आई। ठीक है जी, आई डैश बराबर है एन एल आई, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई डैश बराबर कितना है, एन एल आई। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कहाँ से रखी है आई डैश की वैल्यू, तो साइड में बता दियो, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ए से बी तक के लिए जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, खुद देख के बताओ। ए से बी तक के लिए लेंथ कितनी है, एल है, एल कितनी है, एल। तो इसका मतलब है, पहले तो हाँ देख लो, ऐसे कर लो, बी डी एल कोस, बी और डी एल के बीच एंगल कितना है, बी ऐसे डी एल भी ऐसे, तो 0 होगा, कोस 0। ठीक है जी, बी से सी, बी डी एल, देखो यहाँ पे डी एल बनाओगे ना तो यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ डी एल बनाओगे तो ऐसे होगा, तो डी एल ऐसे और बी ऐसे, तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या आएगा, कोस 90। डी से वो सी से डी वाले को ऐसे ही रखो अभी, और ये जो डी से ए वाला है ये भी तो ऐसे ही है, लेंथ एलिमेंट ये, मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, तो थीटा कितना होगा, 90। तो डी टू ए बी डी एल कॉस 90, है ना, और बराबर में तो है ही म्यू नॉट एन एल आई। कोस 90 होता है 0, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, और यहाँ से b बाहर निकाल लो, क्लोज इंटीग्रल ए टू बी इंटू डी एल, कोस 0 1, है ना, ये 0 हो गया कोस 90 वाला, ये भी 0 हो गया, ये बचा सिर्फ, है ना। ये हो जाएगा इंटीग्रल सी टू डी वेक्टर बी डॉट, है ना, डी एल, या डॉट भी मत लगाओ, इसे ओपन कर लो, है ना, यहीं ओपन कर लो, चाहे ओपन कर लोगे तो यहाँ 180 आएगा थीटा, है ना, या 0 ही आएगा, तो रहने दो, ओपन करने की जरूरत भी ना है, क्योंकि और कॉन्सेप्ट है इसमें बताऊंगा। एन एल आई, ये तो ऐसे रहा। ठीक है जी, देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ भाई, सी से डी तक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो 0 है, क्योंकि सी डी जो है ना बहुत ऊपर है, वहाँ तक इसकी रेंज ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो इसका मतलब है, लिख दियो, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वो इनसाइड नहीं,
मैग्नेटिक फील्ड एलोंग, ठीक है, सी डी इज 0। मैग्नेटिक फील्ड जो सी डी के एलोंग है वो कितना है, 0 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा 0 हो जाएगा। और देखो मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाएगा ये वाला। और देखो ये जो है ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी डी एल। भाई देखो डी एल तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट था और ए से बी तक की लेंथ लेनी है जो कितनी है, एल के बराबर, ठीक है, टोटल लेंथ। तो यानी ये एल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, एल, ठीक है। और ये तो 0 हो गया आपका, तो प्लस ये तो 0 हो गया और ये हो गया म्यू नॉट एन एल आई, ठीक है जी। एल से एल आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगली लाइन में करना, प्लस 0 लिख रहा है, ठीक है। तो बी बराबर आपका कितना आया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। कितना आया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सोलेनोइड के कारण उसके एक्सिस पर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब इसका एक लास्ट वो बचा हमारा एप्लीकेशन, तो उसे हम कर लेते हैं। थोड़ा बाहर का शोर है, आप उसे अवॉइड कीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। अब किसके लिए कर रहे हैं, टोरॉइड के कारण, है ना। और टोरॉइड क्या है मैंने आपको बता रखा होगा या नहीं बताया। टोरॉइड होता है एंडलेस सोलेनोइड। ये सोलेनोइड है जैसे, इसे आप घुमा के ऐसे सर्किल की शेप में मोड़ दो तो यही क्या बन जाएगा, टोरॉइड, ठीक है। तो टोरॉइड बना लेते हैं, ठीक है जी। तो टोरॉइड को हिंदी में कहते हैं वृत्त नलिका। तो आप हिंदी में कह सकते हो वृत्त नलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है जी। किसके कारण, वृत्त नलिका के। तो देखो इस तरीके से, है ना, ये क्या है, सोलेनोइड बनाना है तो सोलेनोइड में, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सर्किल ठीक बन रहा है, चलो दोबारा बना लेते हैं। आज सर्किल बन नहीं रहे हैं, ठीक है जी। अब ठीक है, और इस तरीके से ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया हमारा, सोलेनोइड बन गया, ठीक है जी। ठीक है, सामने से देखें तो आप, है ना, बना लियो प्रकार से थोड़ा। तो ये हमारा क्या बन गया, सोलेनोइड। और आपको पता है ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है जी। और ये इसके क्या है, सोलेनोइड है ये, लेकिन इसे मोड़ दिया है सर्किल की शेप में, तो इसे हम क्या कहते हैं, टोरॉइड कहते हैं। ये इसकी एक्सिस है जो बीच से होकर जाती है, ठीक है, क्लियर है। और देखो इस पर क्या है, इस पर वाइंडिंग है, वाइंडिंग यानी जो तार लिपटा हुआ है, तो वो तार और लपेट के दिखा दो, ठीक है जी। देखो तार लपेट के दिखाएंगे, है ना, इस तरीके से देखो, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से ये इस पर तार लिपटा है, ठीक है। ठीक है जी, पीछे वाला तो दिख नहीं रहा,
ठीक है, इस तरीके से तार इस पर लिपटा हुआ है। ठीक है जी, तो इस पर तार लिपटा हुआ है और मान लो इधर से ये, ठीक है, इस तरीके से है, इधर से एंटर हो रहा है करंट और इधर से मान लो वापस आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इधर से क्या हुआ, करंट एंटर हुआ और इधर से वापस आ रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये आपके सामने क्या बना हुआ है, ये है टोरॉइड, है ना, इसे ही कहते हैं टोरॉइड। और इसके एक्सिस तक जो डिस्टेंस है, यानी जो इसकी रेडियस है वो स्मॉल r मान लो, है ना, और इसका जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट मानोगे वो कितना मानोगे, dl। तो ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है dl, एक्सिस पर ही निकालना है आपको। मान लो यहाँ पर पॉइंट P है जिस पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, ठीक है, वेक्टर B तो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो करंट किस तरीके से है, करंट पिछले फेरे में तो है अंदर की तरफ, तो अगले में कैसे है, इस तरफ होगा, है ना, समझ गए, सब में करंट इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसमें बाहर, सब में बाहर की तरफ, है ना, तो बाहर की तरफ लगा लो। तो हाँ, इधर ऐसे लगाओगे तो नीचे की तरफ ले लो चाहे, है ना, तो चाहे इसे एरो को नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उस लो के अनुसार। तो इसे चाहे नीचे की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यदि इनमें करंट की डायरेक्शन इधर से एंटर कराओ, ठीक है, तो फिर वेक्टर भी ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डायरेक्शन आपको लेनी है, चाहे आप कोई सी ले लो, चाहे इधर से एंटर करा के इधर को निकालो और चाहे इधर से एंटर करा के इधर को निकालो, करंट है ना, तो करंट की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो चाहे नीचे हो, कुल मिला के थीटा 0 ही आएगा, क्योंकि dl भी ऐसे है, वेक्टर b भी ऐसे होगा, तो dl भी ऐसे है, जब भी 0, वेक्टर dl, वो dl ऐसे, वेक्टर b ऐसे, तब भी कितना 0, तो कुल मिला के एंगल लेने के लिए है बस वो, तो है ना। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज सुन लो, आप कहेंगे लेट अस कंसीडर ए टोरॉइड। ठीक है जी, तो देखो इसकी लैंग्वेज सुनो, क्या कहेंगे, मैंने बोला लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग, ये ए टोरॉइड ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, ठीक है जी, तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस एट पॉइंट P। ठीक है, फिर आप कहेंगे लेट स्मॉल I बी द करंट इन ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड। ठीक है, लेट dl बी द लेंथ एलिमेंट एट इट्स एक्सिस, एक्सिस पर कोई लेंथ एलिमेंट लिया, और फिर मानेंगे कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द टोरॉइड। टर्न कितने हैं, फेरे कितने हैं, n है, स्मॉल n। ठीक है जी, तो देन करंट, है ना, कवर्ड बाई, देखो एक्सिस से एक लूप बन रहा है नहीं, तो कवर्ड बाई द लूप। ठीक है, लूप के द्वारा जो करंट घिरा हुआ करंट है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, I डैश मान लो उसे, तो ये हो जाएगा I डैश बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखो एक फेरे में तो करंट है I, और देखो पहले ध्यान दो, यूनिट लेंथ में तो है टर्न n, और लेंथ पूरी कितनी है, इसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि 2 पाई r, तो इसमें कितने फेरे होंगे, टर्न होंगे 2 पाई r n। तो एक फेरे में टर्न, वो करंट है I, तो 2 पाई r n जो फेरे हैं, टर्न हैं, उसमें करंट कितना होगा, 2 पाई r n I। समझ गए, तो I डैश बराबर क्या होगा, 2 पाई r n I। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल ली, है ना। तो देन मैंने बोला देन द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप I डैश बराबर 2 पाई r n I। ठीक है, तो माना, सुनो ध्यान से, माना कोई एक वृत्त नलिका जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है तथा हमें इसके केंद्र, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी अक्ष पर, है ना, कोई dl लंबाई का सूक्ष्म अवयव है। ठीक है, और इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है। ठीक है, तब
संपूर्ण टोरॉइड में या संपूर्ण वृत्त नलिका में फेरों की संख्या कितनी होगी? 2 पाई RN होगी, है ना। अतः लूप के द्वारा घिरा हुआ करंट या घिरी हुई धारा I डैश बराबर इतना, है ना। कर लेंगे ना लैंग्वेज। और हाँ, एक बात और सुन लो, मुझे याद नहीं है नोट्स में किस तरीके से है, मैंने आपको बता दिया है मेन बात। करंट की डायरेक्शन यदि ऐसे है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे को रहेगा, ठीक है। उसी लॉ के अनुसार देखो फिंगर रखते हैं, वही राइट हैंड ये स्क्रू ड्राइवर लो, तो यदि करंट इधर है तो फिर नीचे को रहेगा करंट, है ना। और यदि करंट इधर को हो, इधर को, तो फिर ऊपर को रहेगा, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को रहेगा। तो इसका मतलब है यदि करंट इधर से प्रवेश करके इधर से निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जाएगा। तो कैसे भी बना सकते हो, डायग्राम है ना, नोट्स में अलग हो तो आप देख लेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो कर लियो। तो मैं कह रहा हूँ I डैश, है ना, I डैश तो निकाल लिया। हाँ, इसे देखो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सेम है सारा। BDL cos 0, थीटा तो 0 है, और म्यू नॉट I डैश हो रहा 2 पाई RNI, ठीक है जी। cos 0 1 होता है, b को बाहर निकाल लो, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर dl, ये म्यू नॉट 2 पाई RNI, ठीक है जी। और आप जानते हैं भाई dl क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप देखेंगे कंप्लीट लेंथ आएगी, और कंप्लीट लेंथ इसकी है पूरी सरकमफेरेंस परिधि जो है 2 पाई r। तो इधर क्या आएगा, b इंटू 2 पाई r, और ये म्यू नॉट 2 पाई RNI, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट NI, ठीक है। b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट NI। क्लियर है। देखो वही आया है जो सोलेनोइड की एक्सिस पर था, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड की एक्सिस पर। कर लेंगे, ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। बाकी PDF नोट्स की हेल्प से और अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द वेरी बेस्ट।